A very warm welcome to all of you on my YouTube channel. Today I am going to teach you a very important and very basic topic of class 11th. The name is vector. Vectors जो है वो हमारे chapters में इनफैक्ट क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th में इनफैक्ट हर एक चैप्टर्स में हमारा इसका लगभग यूज़ है वेक्टर्स का. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनको बेसिक में प्रॉब्लम होता है, ये वेक्टर्स में प्रॉब्लम होता है, उनको रिजल्ट निकालने में दिक्कत आता है, जिसकी वजह से उनके जो क्वेश्चंस में जहाँ पर भी यूज़ होता है वेक्टर्स वहाँ पर वो फंस जाते हैं और उसके वजह से उनके वो चैप्टर्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. सो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक. सो वेक्टर्स समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे वेक्टर्स आता कहाँ से है. सो वेक्टर्स जो है डिफाइन होता है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी बेसिकली होता क्या है, एनीथिंग जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, राइट. अब वो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं. तो एक हो गया आपका क्वांटिटी कैन बी divided into two. So one is your scalar. Scalar क्या होता है? those quantity which have only magnitude. ठीक है, जो सिर्फ उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है. वी विल सी इसमें और भी चीजें हम लोग जोड़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी पहले जनरल केस लिख रहा हूँ, फिर नोट करके कुछ आगे में मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपको समझने के लिए. सो वैसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है. बट कुछ क्वांटिटी ऐसे भी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है, बट इंस्टीड इट इज इन स्केलर. तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अभी के नॉलेज पे ये समझे कि स्केलर का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड. वेक्टर में वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, इसके पास क्या क्या होता है, इनके पास होता है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है, और थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट फॉलोज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या होता है हम लोग आगे में देखेंगे. अब मैं सबसे पहले बात करता हूं इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट. हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है, इंस्टीड वो क्या होता है, स्केलर्स होता है. एग्जांपल जैसे कि करंट हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बट स्केलर. प्रेशर have dimension, have direction and magnitude but scalar. Time has also direction but scalar. सरफेस टेंशन, अब अभी जिन लोगों को सरफेस टेंशन के बारे में आइडिया ना हो 11th में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये जनरल एक टॉपिक बना रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे जो भी 11th हो 12th हो सबको आइडिया हो. अगर आपको सरफेस टेंशन की आइडिया नहीं होगी कोई बात नहीं, आप अभी इसको स्किप कर सकते हो. सरफेस टेंशन जब आप सीखेंगे उसके बाद आप समझ जाएंगे, बट अभी आप इसको बस नोट करके रखो. सरफेस टेंशन टू हैव डायरेक्शन and magnitude but scalar. वेरी सिंपल. ये हो गया एक स्मॉल डिफिनेशन ऑफ स्केलर्स एज वेल एज वेक्टर्स. अब हम यहां पर सीखने वाले हैं कि वेक्टर्स आखिर दिखता कैसा है.
So it is representation of vectors. ये है आपका वेक्टर्स, ये है वेक्टर्स. दिस इज कॉल्ड बॉडी, दिस इज आवर हेड, दिस इज आवर टेल, राइट. दिस इज आवर टेल, दिस इज आवर हेड. तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को. किसी भी लेटर पर जब इस तरह से डिनोट होता है तो हम लोग इसको बताते हैं दैट दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी. ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, बोलते हैं. ठीक है, अब हम लोग और आगे समझते हैं हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर. ठीक है, जस्ट डिनोट करने वाला. मान लीजिए एक वेक्टर्स ऐसे है और एक वेक्टर्स ऐसे है, और हमसे पूछा जाए इन दोनों के बीच में एंगल क्या है. आप क्या करते हो? टू फाइंड द एंगल वी join the vector either head to head और tail to tail. क्या हुआ इसका मतलब? अब आप देख सकते हो ये दो वेक्टर्स है. मैं क्या कर सकता हूं, इसके टेल को मिलाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को शिफ्ट करूंगा. क्या करूंगा? शिफ्ट. ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अगर हम लोग उसके बॉडी का लेंथ को और उसका डायरेक्शन को फिक्स रखें तो हमारी वेक्टर्स क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो आप देख सकते हो इन दोनों वेक्टर्स को, लेट सपोज कि ये वेक्टर है, ये दिया हुआ 30 डिग्री, ये वेक्टर आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस की तरफ है. तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर को एज इट इज रहने दीजिए, इस वेक्टर को आप यहाँ पर ले आओ. तो जब यहाँ पर ऐसे लाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये एंगल जो है यहाँ पे, इसका भी ये टेल है और इस वाले वेक्टर का भी ये क्या है? टेल है. सो हमारा क्या हो गया एंगल यहाँ पे? 30 डिग्री. तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री. आंसर हो गया. अगर किसी बच्चे ने सोचा कि नहीं सर मुझे इसके हेड को मिलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इस वेक्टर्स को जब आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे ऊपर में, देख रहे हो इसकी जितनी बॉडी थी उतनी ही बॉडी मैंने यहाँ रखा है और इसका हेड और हेड को मिला दिया, तो अब आप दिख रहा है ना ये पैरेलल बन रहा है. तो फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग बोल सकते हैं ये भी एंगल क्या होगा? 30 डिग्री. तो सिमिलरली ये भी आंसर यहाँ से भी क्या आएगा? 30 डिग्री. तो आंसर में कभी भी चेंज नहीं होगा. आप आइदर हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, आपको वैल्यू वही मिलने वाला है. और आगे देखते हैं. ये हमने सीख लिया वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वेक्टर्स कैसे एंगल निकालते हैं. ये सीखना हमारा जरूरी इसलिए था बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो थोड़ा समझते हैं व्हाट इज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. बेसिकली हम लोग एडिशन सीख रहे हैं और एडिशन में भी कौन सा पार्ट? अभी हम लोग सिर्फ ये सीखने वाले हैं कि कोई दो वेक्टर अगर दिया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दैट टू वेक्टर. क्या होता है? व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, when two sides of a triangle represents vectors taken in same order, then the third closing side represents the resultant of two vectors taken in opposite order. क्या होता है इसका मतलब?
मान लीजिए वी हैव दिस एज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारा। इस ट्रायंगल में वी कैन सी दैट वी हैव 3 वर्टिसेस। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, दिख रहा है ना, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब दिख रहा है आपको, यहां से एरो इधर आया फिर इधर ही गया, तो ये होता है सेम ऑर्डर। देन द थर्ड क्लोजिंग साइड, अब दिख रहा है ना, तीसरा ये क्लोजिंग साइड है वेक्टर सी, ये रिप्रेजेंट करेगा ए और बी का वेक्टर समेशन। कब, जब हम लोग इसको कैसे लेंगे, टेकिंग इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब लाइक दिस। सो वेक्टर सी कैन बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट सी, कैसे आएगा। सो लेट सपोज वी हैव दिस वेक्टर ए, this as vector b and this as vector c। तो आपको दिख रहा होगा ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। ये क्यों होगा एंगल, ये क्यों नहीं हुआ, आप समझ रहे हो, इसका ये हेड है और इस वाले वेक्टर वेक्टर बी का ये क्या है, टेल हो गया। तो अगर मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है तो मुझे वेक्टर ए को शिफ्ट करना पड़ेगा आगे, लाइक दिस, दिख रहा है आपको। तो यहां पर आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा, राइट। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो अभी हम लोगों ने देखा दैट दिस इज आवर एंगल थीटा। तो लाइक दिस, लेट सपोज दैट दिस इज योर ए बी सी एंड डी। तो अगर मुझे देखना है, यहां पर देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो कि यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, वी कैन टेल दैट ए सी का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, सॉरी, सो दिस इज नॉट ए बी, this is AD, this is our AD का स्क्वायर, राइट, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये है, बन रहा है, ठीक है। नाउ AD कैन बी रिटन एज AB प्लस BD होल स्क्वायर, CD स्क्वायर एज इट इज। अब आप देख सकते हो AB का क्या है, दिस इज वेक्टर A, जो हमारा वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा दैट इज योर ए। बीडी को क्या लिख सकते हैं, तो आप देखो इन ट्रायंगल बी सी डी में आप जरा देखो, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। सो बेसिकली सी डी की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया बी सी साइन थीटा। नाउ व्हाट इज बी सी हियर, बी सी इज नथिंग बट b sin theta, this is our CD। Similarly we can find BD, and BD कैसे आएगा, so BD it is equal to BD is equal to B cos theta, BD is equal to B cos theta। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू, so this is our B cos theta का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर मीन्स B sin theta का होल स्क्वायर। Once we solve this, और AC क्या है, AC is nothing but C का स्क्वायर, this is our A square plus B square plus 2AB cos theta plus B square sin square theta, और यहाँ पर A square plus B square cos square theta आएगा, A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta plus B square sin square theta। So C square is nothing but A square plus B square plus 2AB cos theta। So C will get under root of A square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सी क्या है, तो सी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट।
ये हमने सीखा कैसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ दिस एंगल, ये अगर हमारा एंगल अल्फा होता है, जो ये वेक्टर सी बना रहा है किसके साथ, ए बी वेक्टर के साथ, तो यहाँ पर अगर ये अल्फा एंगल है तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो tan अल्फा। tan अल्फा हम लोग क्या लिख सकते थे, tan अल्फा कैन बी रिटन एज सी डी अपॉन ए डी। सो इट इज सी डी अपॉन ए डी, और सी डी तो एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, इट इज ए बी प्लस बी डी। नाउ सी डी कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा, ए बी कैन बी रिटन एज ए, और बी डी लिख सकते हैं हम लोग बी cos theta, like this. So this alpha is what? Alpha is angle made by resultant vector with vector A, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो हम लोग देख लेते हैं जो हमारा इस फॉर्मूले में, जो हम लोग और आगे जो हम लोग हर जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सी को देखें, क्या लिखे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। अगर हम ऐसा केस दें, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इस तरह से, तो यहां पर हमारी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, आप देख सकते हो, इट इज ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट, तो c कैन बी रिटन एज 2a स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड देन दिस इज एट अंडर रूट, सो द वैल्यू वुड बी 2a cos थीटा बाई 2। मतलब सिंपल, अगर आपको दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल पता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर यूज कर सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, राइट। नेक्स्ट ये हुआ हमारा ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, और हम लोग देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट वन इज योर parallelogram law of vector. Now what is parallelogram law of vectors? तो ये है when two adjacent side of parallelogram represent vector A and vector B, then vector A and vector B taken in the same order, taken in same order, then diagonal joining tail of vector A with head of vector B represent resultant taken in opposite order। मतलब let's suppose that this is our parallelogram. In this parallelogram, अगर ये दो वेक्टर अगर है A और B, तो इसके टेल से अगर आप इसके हेड को मिला देंगे, तो यहां पर दिस वेक्टर C रिप्रेजेंट द वेक्टर समेशन ऑफ वेक्टर A एंड B। अब यहां पर आपको एक चीज समझने को मिलेगा कि ये पैरेललोग्राम भी जो है, ये भी तो ट्रायंगल लॉ जैसा ही हो गया कि ट्रायंगल के जैसा था, और ये वेक्टर C है, तो फिर ये पैरेललोग्राम डिफाइन करने का रीजन क्या था, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस,
कि हमने इसको डिफाइन किया, तो आप एक चीज समझो और यहां पर देखो, समझ जाओगे आप। इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, इस वेक्टर बी को अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो वेक्टर बी का जो यहाँ पर वेक्टर है, जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी, सेम वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर इसके पास भी होगा। सो वी कैन टेल दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज आवर वेक्टर बी, और सी जो है वो इन दोनों के बीच में से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इफ, जो यहां से सीखने को मिल रहा है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ टू वेक्टर joined together either head to head or tail to tail, then their resultant is in between। दिख रहा है ना, बीच में है दोनों के। और एक पॉइंट यहां सीखने को मिल रहा है कि रिजल्टेंट इज ऑलवेज inclined more towards the vector whose magnitude is more। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पैरेललोग्राम में वेक्टर ए का जो है मैग्नीट्यूड वो क्या है, ज्यादा है। कैसे हम बोल पा रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बिकॉज इसकी बॉडी क्या है, ज्यादा है, इसकी बॉडी का लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो आप देख रहा है कि वेक्टर सी जो है इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेक्टर ए। सो दिस इज द use of your parallelogram law of vectors, that is why we have defined here in this parallelogram law of vector। next एक और हम लोग को समझना है, that is our polygon law। और ये एक जनरल केस बनता है यहां से कि अगर कोई सा भी पॉलीगॉन होता है, इस तरह से बहुत सारे पॉलीगॉन यहां पर मैं ऐसे बना सकता हूं, दिस इज अ पॉलीगॉन, राइट। तो इस पॉलीगॉन में अगर सारे वेक्टर को हम लोग एक ही ऑर्डर में इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो हमारा क्लोजिंग वेक्टर होता है अगर हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, सो दिस इज द वेक्टर जो हमारा ये रिजल्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको लिख दूं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, वेक्टर जी, वेक्टर एच, वेक्टर आई, तो जो वेक्टर जे है हमारा, so vector j is nothing but a plus b plus c d e f and g and then h and then I। so इतने सारे वेक्टर का समेशन जो होगा वेक्टर j होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? when all adjacent side of a polygon represented as vector taken in same order, then the closing side of polygon represents the vector of all, represents the resultant vector of all vectors। so this is our polygon law। अब हम लोग सीखते हैं कि वेक्टर्स जो होता है, वेक्टर्स को हमने देख लिया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। component of vector, let's suppose that this is our two axis, one is our x, another one is our y। this is the vector a,
दिस इज एन एंगल थीटा, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। कंपोनेंट्स बोलने का मतलब है कि इस वेक्टर को हम ऐसा ब्रेक करें ताकि ये एक्स एक्सिस की तरफ भी जाए, वाई एक्सिस के भी तरफ जाए, ठीक है। और ब्रेक करने का मतलब ऐसा नहीं कि मुझे इसको एक्चुअली में ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का मतलब होता है कि इस वेक्टर का अगर हम एक यहां पे शैडो बनाए, शैडो बनाए तो कितना शैडो बनेगा, यही तो शैडो बनेगा। अगर हम इधर से एक टॉर्च ऐसे जला दें, इधर से एक टॉर्च अगर हम लोग ऑन करें तो इसकी वजह से हमारा यहां पर यही तो शैडो बनेगा। सो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है वो ऐसे जा रहा है और इधर वाई एक्सिस की तरफ ऐसे जा रहा है। सो दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। इसमें बेसिक रूल एकदम सिंपल मैं आपको समझा दे रहा हूं, कभी भी कैसे भी वेक्टर रहे, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा उधर जाएगा कॉस थीटा। बहुत सिंपल। क्योंकि कभी आप गए वहां पे कहीं पर भी आप मिलेगा, लेट सपोज इस तरह से दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो आप क्या देखोगे, इधर अगर ये ऐसे है तो इधर क्या जाएगा और इधर क्या जाएगा, ठीक है। तो आप इस वेक्टर को क्या कर सकते हो, आप ऐसे आगे शिफ्ट कर सकते हो। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इधर क्या हो गया, ये एंगल थीटा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अगर ये वेक्टर ए है तो इधर क्या जाएगा, वेक्टर ए साइन थीटा, इधर क्या गया ए कॉस थीटा। तो आपको दिख रहा है वाई एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा था। सो दिस इज आवर ए कॉस थीटा। तो वेक्टर ए को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए कॉस थीटा, और इसका यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ, यूनिट वेक्टर क्या होता है हम आगे बात करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं इसको आई कैप। उसी तरह से वाई कैप की तरफ, वाई की तरफ जो होता है जे कैप। तो दिस इज आवर ए साइन थीटा जे कैप, राइट। जेड एक्सिस की तरफ इसी तरह से होता है के कैप, बट यहां पर चूंकि यह 2D में हमारा वेक्टर, तो जेड एक्सिस में कोई कंपोनेंट आएगा नहीं। सो वेक्टर ए इज कैन बी रिटन एज ए कॉस थीटा आई कैप एंड ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर होता है, इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं। वेक्टर ए का अगर मुझे, ये क्या है, दिस इज आवर एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज आवर वाई कंपोनेंट। अगर मुझे वेक्टर ए का मॉड फाइंड करना होगा तो मैं सिंपल एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर एंड वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर दूंगा और इसका अंडर रूट, वही आपको ए मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा यूनिट वेक्टर। सो दिस इज आवर x axis, this is our y axis and this is our z axis। तो x axis की तरफ अगर हमारा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 यूनिट और वो x axis की तरफ जाए तो इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं i कैप। y axis की तरफ अगर यूनिट हो, एक 1 यूनिट का हो और y axis की तरफ जाए, इसको हम बोलते हैं j कैप। z axis की तरफ जो 1 यूनिट जाए इसको हम लोग बोलते हैं k कैप। तो आप समझ रहे हो कि अगर हमारा कोई चीज 2 यूनिट इधर की तरफ जा रहा है और मुझे उसको x एक्सिस में डायरेक्शन देना है तो मैं क्या करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा i कैप के साथ। तो 2i कैप में जो 2 हुआ इट इज आवर मैग्नीट्यूड, और i कैप जो है ये हमको क्या देगा, डायरेक्शन दे रहा है। ये 2i कैप का मतलब 2 यूनिट किधर, x एक्सिस की तरफ। अगर लिखा हुआ है 3i कैप और 4j कैप, इसका मतलब क्या हो गया, 3 यूनिट किधर, x एक्सिस, 4 यूनिट किधर, y एक्सिस। अगर कोई ऐसा वेक्टर दिया हुआ है और हमसे पूछता है कोई वेक्टर ए का मॉड बताओ, तो मुझे क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। लाइक दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सॉरी like this we can find the value of your resultant of any vector A। अब हम लोग एक चीज नॉर्मली सीख चुके हैं, हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, ये सब हम लोग देख लिए हैं। एक क्वेश्चन में देख लेता हूं यहाँ पे, लेट सपोज
वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। कोई आपसे बोलेगा वेक्टर ए का मॉड बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, क्या करोगे? 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू हो गई? 9 प्लस 16 प्लस 4, वैल्यू कितनी हो गई? √29 यूनिट्स। सो दिस इज आवर यूनिट वेक्टर। अब हम लोग एक चीज और बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? अगर लेट सपोज कोई वेक्टर है थ्री में, we can see that this is our x, this is our y, this is z। कोई वेक्टर है, ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? गामा। ठीक है, तो वेक्टर a जो होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a cos अल्फा i कैप, a cos बीटा j कैप और a cos गामा के कैप लिख सकते हैं, क्योंकि x कंपोनेंट तो यही होगा ना। x कंपोनेंट का मतलब क्या? x एक्सिस की तरफ, तो a cos अल्फा ही तो लिखेंगे। मतलब बेसिकली x कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? a cos अल्फा। सिमिलरली y कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? a cos बीटा। और z कंपोनेंट जो उसका होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? a cos गामा। तो अगर मुझे cos अल्फा चाहिए तो उसको क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल सकते हैं x कंपोनेंट बाई a। ठीक है, x कंपोनेंट बाई a। सिमिलरली cos बीटा क्या बोल देंगे? ये बोल देंगे हम लोग x कंपोनेंट, सॉरी y कंपोनेंट अपॉन a। a क्या है? a लिखो या फिर a का मैग्नीट्यूड लिखो। एंड सिमिलरली cos गामा it is z component by a। so this is our cos gamma। so इस cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या? अगर आपसे कोई पूछता है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस, मतलब आपसे पूछ रहा है cos अल्फा। डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस मतलब क्या पूछ रहा है? cos बीटा। ठीक है, इसमें दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको याद रखना है। दैट इज योर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो ये क्या होगा? x कंपोनेंट अपॉन a का स्क्वायर, y कंपोनेंट अपॉन a का होल स्क्वायर और z कंपोनेंट अपॉन a का होल स्क्वायर। आप ये देखोगे x कंपोनेंट का स्क्वायर, ये ऊपर में भी a स्क्वायर नीचे में भी a स्क्वायर, दिस वैल्यू कम्स एज 1। तो याद रखना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां से निकल सकता है। cos स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। वी कैन प्रूव हियर दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हम लोगों को याद रखना है। दिस टू रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या होता है इसका मतलब? मान लीजिए यह है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है एंगल थीटा। तो वेक्टर बी के अलोंग हमारा कंपोनेंट कितना है? तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट मुझे वेक्टर बी की तरफ चाहिए तो मैं क्या करूंगा? वेक्टर बी की तरफ क्या होगा? इसकी कंपोनेंट की वैल्यू a cos थीटा, और ये तो कंपोनेंट हुआ। और वेक्टर फॉर्म में क्या होगा?
तो वेक्टर बी का जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा हमको उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो। ये तो हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सो डायरेक्शन इज बी कैप। हम लोग इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मॉड। ये क्या है, ये हम आगे में सीखेंगे व्हाट इज दिस डॉट। ये हम लोग डिफाइन करते हैं ए बी कॉस थीटा अपॉन बी वेक्टर का मॉड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, और बी अपॉन बी वेक्टर जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग बी। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर एलोंग बी कहने का क्या मतलब है कि किसी भी वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, मैं वो भी आपको सिखा दे रहा हूं। यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, बहुत सिंपल है। तो किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ये आता कैसे है, सिंपल है। किसी भी वेक्टर को हम कैसे ले सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मुझे ए का चाहिए यूनिट वेक्टर तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए को डिवाइड कर देना पड़ेगा वेक्टर ए के मॉड से। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप है। तो वेक्टर ए का मॉड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 25 का अंडर रूट, कितनी वैल्यू हो गई, 9 प्लस 4 दैट इज 13, एंड 13 एंड 25 कितने हो गए, इट इज रूट 38, ठीक है, रूट 38। तो हमारा वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाई रूट 38। लाइक दिस we can find the value of components of vector A on vector B। अगर हमसे कोई पूछता है कि what is vector components of vector B along A, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, तो B का भी कंपोनेंट A के तरफ क्या जाएगा, B cos थीटा जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा A कैप की तरफ, तो दिस इज योर A कैप, लाइक दिस। इस चीज को भी हम कैसे लिख सकते हैं, we can write this as A dot B अपॉन A का मॉड, सिंपल है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू डू द एडिशन, हाउ टू डू द सब्ट्रैक्शन, हाउ टू डू द मल्टीप्लीकेशन। आज हम लोगों ने बेसिक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं वेक्टर्स के उसको हम लोग कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।